वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। अब तक हमने इस चैप्टर में शेयर्स की थ्योरी पढ़ी है। आगे भी कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द लीगल प्रोविजंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। और जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% हर साल एग्जाम में आता है। या तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा एज इट इज, या इसका कोई पार्ट आएगा। ये 100% है कि ये जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में यूज जरूर होगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं दोबारा एक बार और। हमें बताना है लीगल प्रोविजंस कि शेयर प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में कि शेयर प्रीमियम क्या होता है, जिसे मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट पेज पर आपको समझाया था। अगर हम लोग किसी भी शेयर को इशू कर रहे हैं एक ऐसे प्राइस पर जो फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेचा जा रहा है, तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग शेयर्स को इशू कितने प्रीमियम पर करेंगे। यानी कि अगर हमारा शेयर 10 रुपए का है तो हम उसको 12 में भी बेच सकते हैं, 15 में, 20 में, 50 में, 1000 में, चाहे जितनी कीमत पर। लेकिन वो तो कॉमन बात है बेटा कि बेचेंगे उसी कीमत पर जिस कीमत पर वो बिक सके। कोई भी कंपनी शेयर को इशू करती है प्रीमियम पर जब उस कंपनी का मार्केट में नाम होता है, गुडविल होती है, अर्थात कंपनी की मार्केट में डिमांड ज्यादा है शेयर की, तब कंपनी कोशिश करती है उस शेयर को ज्यादा कीमत में बेचने की। When a share is issued at a price which is above its face value, it is said to have been issued at premium. अगर कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से अबव प्राइस पर बेच रही है तो वही कहलाएगा कि कंपनी ने शेयर इशू किया है प्रीमियम पर। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी अपना शेयर किस कीमत पर बेच सकती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, भले ही शेयर 10 रुपए का हो लेकिन कंपनी उसे चाहे जिस कीमत पर बेच सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस एज टू द यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम। लेकिन शेयर को जब प्रीमियम पर बेचा जाएगा उससे जो हमें अमाउंट मिलेगा, अबव द प्राइस जो भी अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है इस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग। अब सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में यही बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके यूज पर रेस्ट्रिक्शन है। पॉइंट नंबर 1, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू मेंबर्स। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जो कंपनी को मिला है, क्योंकि ये ज्यादा कीमत पर बेचने पर मिला है, ये कंपनी का एक प्रकार से प्रॉफिट है, गेन है। और ये प्रॉफिट, ये गेन कंपनी यूज कर सकती है अपने मेंबर्स को बांटने के लिए। लेकिन ये प्रॉफिट कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को कैश में नहीं बांट सकती। इसीलिए कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को बोनस शेयर्स इशूड कर सकती है, वो भी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अब फुल्ली पेड का मतलब क्या हुआ? फुल्ली पेड का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है
और हमने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किया है, तो उससे बदले में कंपनी कोई पैसा नहीं लेगी। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिया है बोनस के तौर पर और उसका पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका है। बल्कि ये पैसा तो ऑलरेडी मिला ही नहीं है, ये तो हमें पहले ही मिल चुका है एज अ प्रॉफिट। शेयर को जब हमने बेचा था प्रीमियम पर, तो ये पैसा कंपनी को पहले ही मिल चुका है प्रॉफिट के जरिए। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये शेयर बोनस के तौर पर इशू कर सकती है। बोनस का मतलब एज अ प्रॉफिट कंपनी ये शेयर बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 2, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त किए जाते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा। मेन बात फिलहाल ये है समझने के लिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम या जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर प्रीमियम, दोनों का एक ही मतलब होता है बेटा। शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं लॉस को एडजस्ट करने के लिए, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस के लॉसेस ही हैं, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो कंपनी के शुरुआत में हमें करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर हमने कंपनी का कोई भी शेयर या डिबेंचर इशू करते वक्त कोई भी एक्सपेंस किया है, या हमने कोई कमीशन दिया है, या हमने शेयर या डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किया है, तो डिस्काउंट पर इशू करने पर कंपनी को लॉस होगा, और इस लॉस को भी हम लोग शेयर प्रीमियम के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि राइट ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, राइटिंग ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। जब भी किसी शेयर या डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाता है, तो रिडम्पशन का मतलब होता है कि हम लोगों को शेयर या डिबेंचर की पेमेंट करनी है, और पेमेंट की जाएगी प्रीमियम पर। प्रीमियम पर रिडम्पशन करने का मतलब कि हम उनको पेमेंट करते वक्त ज़्यादा पैसा देंगे और वो कंपनी के लिए लॉस होगा, तो उस लॉस को भी सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था एक डिफरेंस के अंदर, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था शेयर्स और डिबेंचर्स में, कि कंपनी अगर चाहे तो इक्विटी शेयर्स को बाय बैक भी कर सकती है। बाय बैक करने का मतलब ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है जो हमें प्राप्त हुआ है शेयर्स को प्रीमियम पर बेचने पर, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए किया जा सकता है, जो एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा आपका। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो सेम इसी नंबर पर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एज्यूम कीजिए कि आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो। हैव इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। और आपकी कंपनी ने जनता को इन्वाइट किया है, पब्लिक को इन्वाइट किया है 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए, और 10 रुपए का एक शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन जो मिली है वो हो गया ज़्यादा, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था डिफरेंस के अंदर, जब आपको पढ़ाया गया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा यही कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 18,000 शेयर्स के लिए। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। गिव 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे करेगी, उसके हमें अलग अलग तरीके बताने हैं। दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव्स। मेथड ऑफ अलॉटिंग शेयर्स एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ये तो इसका नाम हो गया बेटा,
जो पूछा गया था ना, नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस मेथड ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर जो मेथड होगा अलॉटमेंट करने का शेयर्स को, उसमें 3 तरीके हमारे पास हैं। नंबर 1, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है पिछली वीडियोस में, कि जो पैसा हमारे पास ज़्यादा आ चुका था उसको हम लोग क्या करेंगे? वापस कर देंगे। कैसे? जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी उनको रिफ्यूज कर देंगे, यानी कि उनके शेयर्स हो जाएंगे रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 8000 शेयर्स, क्योंकि हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 18,000 शेयर्स के लिए। तो जो अधिक शेयर्स अप्लाई हुए हैं, कंपनी उनको क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, प्रो रेटा अलॉटमेंट, यानी कि इस केस में कंपनी किसी को रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन किसी को पूरे शेयर्स भी नहीं देगी। एग्जाम्पल, अलॉट किए जाएंगे 10,000 शेयर्स उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था 18,000 शेयर्स के लिए, जिसके बीच में रेशो निकलेगा 18:10, यानी कि 18,000 शेयर्स को हमें 10,000 शेयर्स देने हैं, यानी कि हर एक उस व्यक्ति को जिसने 18 शेयर मांगे थे उसे हम लोग देंगे 10 शेयर, जिसका रेशो निकलेगा 18:10, या कह सकते हो 9:5, अर्थात 9 शेयर के बदले में हर व्यक्ति को 5 शेयर दिए जाएंगे। और तीसरा तरीका है बेटा डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट, जिसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का मिक्सचर। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है समझाने के लिए, जैसे कि हमने अलॉट कर दिए 5,000 शेयर्स उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने हमसे मांगे थे 7,000 शेयर्स, और 5,000 शेयर्स अलॉट किए हैं उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने हमसे मांगे थे 8,000 शेयर्स, और बाकी 3,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। कुछ शेयर्स को हमने क्या किया? 5,000 को 7,000 दिए, कुछ 5,000 शेयर्स दिए उन लोगों को जिन्होंने मांगे थे 8,000 शेयर्स, और बाकी शेयर्स को कर दिया रिजेक्ट। यानी कि फर्स्ट और सेकंड केस का मिक्सचर है ये। 5,000 शेयर्स अलॉट हुए उन लोगों को जिन्होंने 7,000 मांगे थे, 7,000 शेयर्स दिए उन लोगों को जिन्होंने 8,000 शेयर्स मांगे थे, और बाकी 3,000 शेयर्स को हमने शेयर्स दिए ही नहीं। तो डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट का मतलब यह हुआ बेटा कि कुछ शेयर होल्डर्स को फुल अलॉटमेंट होगा, या हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया जाए, या हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा के बेसिस पर अलॉटमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर कैपिटल? इसके बारे में भी आपको पहले बता दिया गया है बेटा। फंड्स जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। जितने भी फंड्स कंपनी जनरेट करती है शेयर्स इशू करने के बाद, अर्थात जितना भी कंपनी को पैसा प्राप्त होगा शेयर्स इशू करने के बाद, वो शेयर कैपिटल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? अगर किसी भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर, तो वो कहलाएगा स्वेट इक्विटी शेयर। या फिर कंपनी शेयर्स इशू करेगी अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, यानी कि टेक्निकली नॉलेज प्राप्त करने के बदले में कंपनी पैसा नहीं देगी, बल्कि अपने इंजीनियर्स को, अपने प्रोफेशनल्स को बदले में डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करेगी। और मेकिंग अवेलेबल एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी किसी भी इनटेंजिबल एसेट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को किसी भी कंपनी से पेटेंट प्राप्त हुआ है और उस पेटेंट के बदले में कंपनी ने पैसा नहीं दिया बल्कि अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो यह भी कहलाएगा स्वेट इक्विटी शेयर। सच शेयर्स कैन नॉट बी रिसोल्ड बाय देयर होल्डर्स, अर्थात जिस व्यक्ति को हम लोग ये शेयर देंगे
वो उन शेयर्स को बेच नहीं पाएगा मार्केट में बाय देयर होल्डर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years कॉल्ड लॉक इन पीरियड। और ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स खरीद लें डिस्काउंट पर, लेकिन बाद में उनको मार्केट प्राइस पर मार्केट में बेच दें। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज ने हमारे शेयर्स खरीद तो लिए हैं, उनको मार्केट में वो बेच नहीं पाएंगे कम से कम 3 साल तक। ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है बेटा। बाकी टाइम पीरियड क्या होगा इसका, वो कंपनी डिसाइड करती है, और इसी को बोलते हैं लॉक इन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? अगर कंपनी को कोई भी अमाउंट प्राप्त हुआ है, लेकिन वो अमाउंट कंपनी यूज नहीं कर सकती जब तक कंपनी अपनी एक स्पेसिफिक ड्यूटी पूरी नहीं कर देती, तो उस अकाउंट को बोलेंगे एस्क्रो अकाउंट। अर्थात कंपनी को पैसा तो मिल गया, लेकिन कंपनी वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कंपनी को वो पैसा अपने एक खास अकाउंट में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है बेटा समझाने के लिए। जैसे कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, और जितना भी पैसा कंपनी को मिला था वो पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी को अपना पैसा जो भी शेयर्स से मिलता है वो एक स्पेसिफिक अकाउंट में रखना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल गिवन है, अ डॉक्यूमेंट इज साइंड और गुड्स आर डिलीवर्ड। कई बार क्या होता है, कंपनी को पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जब तक कंपनी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर देती, वो पैसा कंपनी का नहीं होगा। तो उस कंडीशन में भी कंपनी को पैसा लौटाना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी को वो पैसा एक स्पेशल अकाउंट में रखना पड़ता है, जिसे बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। और लास्ट एग्जांपल गिवन है, और गुड्स आर डिलीवर्ड। अगर कंपनी को पैसा तो मिल चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी गुड्स सप्लाई नहीं की है, डिलीवर नहीं किए हैं, और हो सकता है मे भी कंपनी किसी कारण से गुड्स डिलीवर कर भी ना पाए, तो भी कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी कंपनी को अपना पैसा रखना पड़ता है एस्क्रो अकाउंट में। तो कोई भी अमाउंट जिसे कंपनी को लगता है कि हमें वापस करना पड़ सकता है, अगर हमने अपनी एक स्पेसिफाइड ड्यूटी पूरी नहीं की, तो वो पैसा कंपनी को अपने एक स्पेशल अकाउंट में रखना पड़ता है, जिस अकाउंट को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस अंडर द स्कीम ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ओपन एस्क्रो अकाउंट। सेम इसी प्रकार से अगर कंपनी ऑफर निकाल रही है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का, जो हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इस्तेमाल कर सकती है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। तो अगर कंपनी ने ये ऑप्शन निकाला है कि हम लोग अपनी कंपनी के शेयर्स वापस खरीद सकते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के ऑप्शन के अंतर्गत, तो भी कंपनी को अपना पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा जब तक ये ऑफर खत्म नहीं हो जाता। दैट्स ऑल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what is meant by forfeiture of shares? It means cancellation of shares. That is the seizure of shares. As such, whatever amount has already been received on shares being forfeited is seized after giving 14 days notice. अगर कंपनी ने किसी भी शेयर होल्डर से पैसा मंगाया, चाहे वो अमाउंट अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो, या सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो, और कंपनी जब पैसा मंगाती है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी को 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद भी अगर कंपनी को शेयर का पैसा नहीं मिला, तो कंपनी के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, जिसे बोलते हैं सीजर ऑफ शेयर। यानी कि कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को जब्त कर लेगी, और जितना भी पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिला था, कंपनी वो पैसा एज अ प्रॉफिट खा जाएगी। अर्थात शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को दे दिया, लेकिन क्योंकि वो शेयर का पूरा पैसा नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स कर दिए कैंसिल। तो इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
क्वेश्चन नंबर 7, कैन फॉरफिटेड शेयर्स बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट? क्योंकि जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेती है तो ये शेयर्स कंपनी दोबारा बेचती है, जिसे बोलते हैं रीइश्यूड। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या कंपनी ये शेयर कम कीमत में बेच सकती है, और अगर हां बेच सकती है तो किस हद तक, यानी कि डिस्काउंट की हद क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये है कि कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर बेचती नहीं है, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर बेच सकती है, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट वही होगा जितना अमाउंट कंपनी को एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर रिसीव हुआ था। एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझिएगा बेटा। अगर मान लीजिए एक कंपनी ने शेयर इशू किया था, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन जिस व्यक्ति को शेयर इशू किया गया उसने कंपनी को 7 रुपए दे दिए थे और बाकी 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं आए थे। तो जब ये कंपनी शेयर दोबारा इशू करेगी तो 7 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती। जितना अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया गया है एज अ प्रॉफिट, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। यानी कि 7 रुपए कंपनी को पहले मिल चुके थे, 3 रुपए नहीं मिले थे। तो अगर ये कंपनी वही शेयर दोबारा मार्केट में रीइश्यू करती है डिस्काउंट पर, तो कम से कम 3 रुपए का तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि शेयर तो 10 रुपए का है ना, 7 रुपए पहले मिल गए, कम से कम 3 रुपए का तो बेचना पड़ेगा। तो कंपनी 3 रुपए का बेचेगी या 3 रुपए से ज्यादा का बेचेगी, उससे कम का ये शेयर नहीं बेचा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द टर्म बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके बारे में आपको बेटा बहुत बार बताया जा चुका है पहले भी। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स ओपन मार्केट में इन्विटेशन के द्वारा वापस खरीदेगी। ओपन इन्विटेशन का मतलब है कि शेयर मार्केट में सबके लिए खुला ऑफर होगा ये, कि जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर वापस कंपनी को बेचना चाहता है वो कंपनी को बेच सकता है। जो ऑफर कम से कम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 13 डेज के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स? एज पर सेक्शन 42, allotment of shares at a predetermined price to the pre-identified people who are interested in taking a strategic stake in the company, such as promoters, relatives, friends, venture capitalists, financial institutions, buyers of the company's products or its suppliers। यानी कि कंपनी अगर अपने ही कंपनी के शेयर पूर्व निर्धारित कीमत पर, पूर्व निर्धारित का मतलब जो कीमत पहले से डिसाइड कर ली जाएगी, और उन लोगों को बेचेगी जो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं। ये लोग कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उनके रिलेटिव्स, या कंपनी के डायरेक्टर्स के, प्रमोटर्स के, रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, या वेंचर कैपिटलिस्ट्स। वो लोग जो कंपनी की स्टार्टिंग में कंपनी की हेल्प करने के लिए कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ICICI, यानी कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, या फिर कंपनी के बायर्स। मेन बात बेटा यहां पर क्या है कि कंपनी आम जनता को शेयर्स इशू नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी पूर्व निर्धारित कीमत पर, और ऐसे लोगों को जिनको पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कौन कौन हो सकता है ये भी आपको बताया गया, इन सभी को शेयर्स खरीदने का ऑफर देती है। तो यही कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इन दैट केस
स्टेटमेंट इन lieu of prospectus must be filed with registrar at least 3 days before the allotment। क्योंकि यहां पर कंपनी आम जनता को इनवाइट नहीं कर रही है शेयर्स खरीदने के लिए, तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, बल्कि कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा स्टेटमेंट इन lieu ऑफ प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, जो कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट के बाद जमा करानी पड़ती है। इसकी कंडीशंस क्या है वो आगे बताई गई हैं बेटा। अगर कोई भी कंपनी आम जनता को शेयर्स इशू नहीं कर रही, बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्री डिटरमाइंड प्राइस पर और प्री आइडेंटिफाइड पीपल्स को शेयर्स इशू कर रही है, तो उसकी कंडीशंस क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर रेस्ट्रिक्टेड टू 50 एंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम 200। एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, खासकर यहां पे एक साल का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर, 50 से ज्यादा लोगों को ऐसे शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, और कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा शेयर्स इशू किए गए हैं। नंबर 2, फ्रेश शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड, यानी कि केवल फॉरफिटेड शेयर्स ही दोबारा बेचे जा सकते हैं। नए शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा, वही शेयर्स इशू करेंगे जो कंपनी ने पहले भी इशू किए हुए थे। नंबर 3, मिनिमम अमाउंट इसका होगा 20,000। जब भी किसी शेयर होल्डर को प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा शेयर्स इशू किए जाएंगे, उसकी कम से कम कीमत 20,000 रुपए की होगी, शेयर्स की वैल्यू। नंबर 4, नॉट सब्सक्राइब्ड इन कैश ओनली इन चेक, और ये बात तो बेटा कंपनी में हर जगह लागू होती है, क्योंकि कंपनी अपना कोई भी काम कैश में करती ही नहीं है। अधिकतर कंपनी अपने सारे काम चेक के द्वारा ही करती है, और यहां पर भी कंपनी को जो पैसा मिलेगा शेयर्स इशू करने के बाद वो चेक के द्वारा ही मिलेगा। नंबर 5, अलॉटमेंट विद इन 60 डेज और रिफंडेड विद इन नेक्स्ट 15 डेज, अदरवाइज इंटरेस्ट पेबल एट द रेट ऑफ 12%। यहां पर कंपनी अपने शेयर्स का अलॉटमेंट 60 दिनों के अंदर अंदर कर देगी, और अगर कंपनी किसी वजह से नहीं कर पाई तो अगले 15 दिन में ये पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी नहीं लौटा पाई तो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नंबर 6, मनी रिसीव्ड शैल बी केप्ट इन एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या है, ये बात आपको पहले भी बताई गई है बेटा पिछले स्लाइड के अंदर, पिछले पेज पर। यहां पर कंपनी को जितना भी पैसा मिलेगा वो पैसा कंपनी को एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कंपनी को वापस भी लौटाना पड़ सकता है। नंबर 7, ऑफर टू ओनली प्री आइडेंटिफाइड पीपल, वही बात जो डेफिनेशन में भी ऊपर लिखी थी, और ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इस बात को याद कर लेना बेटा, जो कलर फॉर्म में दी हुई है, तो भी आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। यानी कि यहां पर शेयर्स इशू किए जाएंगे केवल प्री आइडेंटिफाइड पीपल्स को, जिन लोगों की पहचान पहले से कर ली गई थी, और इसके बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। यही बात नीचे बताई गई है बेटा लास्ट पॉइंट में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 डेज। हमने किन किन लोगों को कितने कितने शेयर्स किस कीमत पर इशू किए हैं अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम लोग कहीं पर भी, चाहे इंटरनेट पर, अखबार में या किसी भी जगह पर, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। एंड दैट्स ऑल, टॉपिक ओवर। इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे आज। व्हाट इज एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये टॉपिक आपके कोर्स में है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी गिवन है। अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करती है तो वही कहलाता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान,
क्योंकि इसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देती है कि अगर आप कंपनी के शेयर्स कम कीमत में खरीदना चाहते हो, मार्केट प्राइस से कम कीमत पर, तो आपको शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। और यही शेयर्स तो कहलाते हैं बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। 2-3 स्लाइड पहले मैंने इसको बताया था स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट प्राइस से कम कीमत पर, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए पसीना बहाते हैं, हमारे डायरेक्टर्स कंपनी के लिए अपना पसीना बहाते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस से कम कीमत पर उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स खरीदने का ऑफर दिया जाता है, जो कि उनको डिस्काउंट पर मिलते हैं हमेशा। इसकी भी कुछ कंडीशन है बेटा। कंडीशन नंबर 1, यहां पर भी सेम पहले की तरह हम लोग उसी क्लास के शेयर्स इशू करेंगे जो शेयर्स कंपनी पहले भी इशू कर चुकी है। नए प्रकार के शेयर्स यहां पर इशू नहीं किए जा सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स तो कई प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर तो एक ही होता है बेटा, इक्विटी शेयर। तो जो भी यहां पर शेयर इशू किया जाएगा एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को, वो उसी क्लास का होना चाहिए जो कंपनी पहले भी इशू कर चुकी है। नए प्रकार का शेयर यहां पर इशू नहीं किया जाएगा। नंबर 2, रिक्वायर्स स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब सभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि हर साल कंपनी में एक मीटिंग होती है जिसमें सभी शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है। उस मीटिंग में अगर अधिकतर शेयर होल्डर्स ने, मेजॉरिटी ने रिजोल्यूशन के अंतर्गत इस बिल को पास कर दिया कि हम लोग जो है एम्प्लॉयज को ऑप्शन देंगे, तभी कंपनी ये ऑफर दे पाएगी अपने एम्प्लॉयज को, वरना नहीं दे पाएगी। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इसके लिए तैयार होने चाहिए। नंबर 3, रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स। अर्थात जो रिजोल्यूशन हम लोग पास करवाएंगे शेयर होल्डर से, उसमें बताया जाएगा कि कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, अर्थात एट प्रेजेंट मार्केट में वो किस कीमत पर बिक रहे हैं, उनसे कंसिडरेशन कितना लिया जा रहा है, यानी कि उनको किस कीमत पर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, इफ एनी, एंड द क्लास और डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, और कंपनी किस प्रकार के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को ये शेयर्स इशू करेगी। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन में हमें पास करानी पड़ती है सभी शेयर होल्डर्स से। नंबर 4, नॉट लेस देन 1 year हैज एट द डेट ऑफ इशू elapsed since the date on which the company has commenced business। यानी कि कंपनी का बिजनेस शुरू हुए कम से कम 1 साल से ज्यादा टाइम हो जाना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी इस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का ऑफर दे सकती है, उससे पहले नहीं दे सकती। नंबर 5, दीज शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो सभी कंपनीज के लिए और सभी प्रकार के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उन्हें कंट्रोल करती है, और सभी जितने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करती है। तो ऐसी संस्था को बोलते हैं सेबी, और यहां पर सेबी के रेगुलेशंस के अंतर्गत ही एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप कंपनी के शेयर्स कम कीमत में, जो मार्केट प्राइस से कम कीमत पर आपको बेचे जा रहे हैं, वो आप खरीद सकते हो। और ऐसे शेयर्स को बोलते हैं बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तब तक ध्यान रखिएगा, लगातार इन वीडियोस को देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा, या आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ़ोन कॉल करना है तो कोशिश कीजिएगा कि शाम को 7 बजे के बाद मुझे कॉल करें, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम दे पाऊंगा। और साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।